हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ या राष्ट्रपति की जो स्थिति है या राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स एसओएल के या फिर वो एनसी वेब के या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, या इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बट वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की जो ये नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में सबसे पहले, फिर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जिसे भारत का प्रथम नागरिक वह देश का संविधान का प्रधान होता है। अब इसे देश का प्रथम नागरिक क्यों कहते हैं और दूसरी बात, इसे संविधान का प्रधान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक इसलिए होता है क्योंकि जब तक ये अपने पद पर रहता है तब तक इस पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल सकता। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसे संविधान का प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम संविधान के अंदर कोई भी क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट। कोई भी संशोधन कर रहे हैं तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो संभव नहीं है। बगैर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर ना तो कोई कानून बन सकता है और ना ही किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन हो सकता है। आगे बात करते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति में ही निहित है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की शक्ति की, तो कार्यपालिका की ज़्यादातर जो पावर है वो राष्ट्रपति में ही निहित है, जिसका प्रयोग वो क्या करता है, अपने अधीन अधिकारियों से करता है। इसके अंदर इसके अधीन अधिकारी कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आप सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है इसके बारे में, और जो अन्य मंत्री हैं दोनों को मिला के अगर हम बात करें, अन्य मंत्री जो है इनकी सलाह से करता है, अन्य मंत्रियों की सलाह से करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। दूसरी चीज़, संविधान का प्रधान होता है। और कार्यपालिका का अगर हम बात करें, कार्यपालिका की शक्ति की, तो सारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीन अधिकारियों की सहायता से करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको याद रखना है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति की जो संविधान में स्थिति की बात करें तो ये अनुच्छेद 52 में, कहाँ पर, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान में आप सभी को पता है कि अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियों का जो प्रावधान है वो शुरू होता है भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 से। भाग नंबर 5 या तो आप रोमन काउंटिंग में लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए। भाग 5 में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद कहाँ पर, 52 में, और उसमें डायरेक्टली कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और ये कार्यपालिका का एक अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका की जो सारी शक्ति होगी वो इसी में निहित होगी। राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान यानी सबसे ज़्यादा सम्मान का, गरिमा का और प्रतिष्ठा वाला पद है, यानी देश का सबसे बड़ा पद ये है। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष इसलिए होता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति ही कहलाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है, हमने ब्रिटिश के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से हम ये कह सकते हैं हमने इसे अपनाया है। और क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए आप सभी को याद रखना है कि जो ये लाइन लिखी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ज़्यादातर जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं होती तो राष्ट्रपति के पास में, परंतु उसका जो यूज़ हैगा वो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वही करती है, और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यानी राष्ट्रपति की सारी पावर्स जो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री या जो अन्य मंत्री हैं वही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल है वो वास्तविक में कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। तो इस स्लाइड में आप लोगों को ये याद रखना है। बात करते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की, स्लाइड नंबर 3 की। तो स्लाइड नंबर जो 3 है इस पे आ जाते हैं।
अब है राष्ट्रपति। अब आप सोचेंगे कि भाई राष्ट्रपति का पद तो बड़ा ही सम्मानजनक है, बहुत ही अच्छा पद है, तो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 58 है इसमें बताया गया है कि एक कौन व्यक्ति या ऐसा कौन व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो बन सकता है। तो उसमें निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, ये सब योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, यानी 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तीसरी बात, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, चौथी बात करें तो चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी भी राज्य के जो मंत्री हैं लाभ पर नहीं माने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ के पद का मतलब क्या है? 4 लोग, एक तो अगर पहले से ही कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है या किसी राज्य का कोई राज्य मंत्री है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। उसके लिए जो भी पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर में। तो भाई अगली बात हम करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो क्या क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। और अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसके उत्तराधिकारी कोई पद ग्रहण ना कर ले। ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि यानी जब तक कोई नया राष्ट्रपति इलेक्ट नहीं होता तब तक यही राष्ट्रपति होता है। इलेक्ट होने में भी ध्यान रखना है जब तक उसका क्या नहीं होता, शपथ नहीं होता। शपथ नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता, तब तक वो अपने पद पे रहता है। ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग दे मृत्यु के कारण या उसका मृत्यु की वजह से उसका पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उस पद को खाली कर दिया जाए। महाभियोग क्या है आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग के बारे में हमने आगे बात भी करी है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है? ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया तो ऐसी स्थिति में 5 साल के भीतर ही चुनाव करवाने होते हैं। आप सबको पता है, आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, परंतु ऐसा कभी ना हो कि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर कल को उनकी मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के भीतर ही जो मध्य अवधि जैसे चुनाव होते हैं उसी बीच में चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? चुन लिया जाएगा, नए राष्ट्रपति को। इसके बाद में राष्ट्रपति जो है अपने पद को कैसे कैसे और छोड़ सकता है? तो अगर उसकी मृत्यु हो गई या फिर अपने त्यागपत्र के जरिए या फिर महाभियोग के जरिए उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के सभी कार्य को, सभी दायित्वों को पूरा करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो संसद द्वारा राष्ट्रपति का एक अधिनियम है। कौन सा अधिनियम? 1969 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसे हम CGI बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? CGI। CGI का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CGI जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और अगर न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये कहाँ कहा गया है? ये अनुच्छेद जो है आपका 56 के भाग 2 में, यानी 56 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद में अब आप बोलेंगे राष्ट्रपति महाभियोग सुन तो लिया था, पर कैसे होता है महाभियोग? यानी महाभियोग क्या है कि भाई राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ये आप नोट करते रहेंगे। ये जो प्रक्रिया है इसको ही हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। इसे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। महाभियोग इसी की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को। महाभियोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के पहले में किया गया है या ए में किया गया है, हम ये भी कह सकते हैं। इसके साथ राष्ट्रपति और उसके पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व संविधान में अगर संविधान के अनुरूप वो काम नहीं करता या संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो उस पर महाभियोग लगाकर उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। परंतु इसके लिए 14 दिन के पहले ही राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाएगी और बशर्त है कि उसे 1/4 जो सदस्य हैं वहाँ पर भी संसद के वो उस पर हस्ताक्षर करें अपना। 1/4 मतलब 25% लोग वहाँ पर भी अपनी बात कहें। इसके साथ साथ संसद क्या करेगी? वह सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ है, अब आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं,
संसद का एक उच्च सदन होता है, क्या होता है, एक उच्च सदन होता है, और एक संसद का निम्न सदन होता है। एक संसद का क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो आपको याद रखना है संसद का उच्च सदन क्या होता है और निम्न सदन क्या होता है। तो संसद का जो उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राज्यसभा। और जो संसद का निम्न सदन है, अब आपको इसका उत्तर मिल गया, उसे लोकसभा कहते हैं। तो उन दोनों में भी 2/3 यानी विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो, और इसके बाद दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है उसकी वो जांच करता है। और इस जांच के बाद में अगर ये पाया जाता है कि भाई राष्ट्रपति सच में ही अपने कार्यों को या अपने दायित्वों को ठीक से ढंग से पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद जो है वो त्यागना पड़ता है। इसे ही महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में कि राष्ट्रपति कितना कमाता है या इसके भत्ते के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख प्रति माह होती है। राष्ट्रपति का कोई वेतन या कोई भी वेतन में जो टैक्स है वो नहीं लगता। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास मिलता है। संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, जो अन्य सुविधाएं संसद के द्वारा, वो भी मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद में उसे 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती है। आपको याद रखना है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान सैलरी व भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। यानी राष्ट्रपति एक बार अपने पद पर बैठ गया तो दूसरे की सैलरी कम हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी कम नहीं हो सकती है। बात करते हैं अगली स्लाइड पे। अब राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियाँ हैं। इसमें कार्यपालिका की शक्ति, यानी जिसे हम कार्यकारी शक्ति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कार्यकारी शक्ति। आपको ये याद रखना है। कार्यकारी शक्ति के बाद में दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा न्यायिक शक्ति, सैनिक शक्ति, विवेकीय शक्ति और वीटो शक्ति। ये सारी शक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। अब हम एक एक करके राष्ट्रपति की सारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो भाई केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है और राष्ट्रपति नाम का देश की सभी नीतियों का संचालन करता है। आप सबको पता है केंद्र सरकार ही सारी नीतियों का संचालन करती है, परंतु नाम का होता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित पदों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत के अंदर जो महालेख परीक्षक विभाग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी जो परीक्षा है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद में विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एक है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी इन तीनों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। जो संघ लोक आयोग है इसकी अध्यक्ष की और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की या भाषा आयोग की, पिछड़े वर्ग के आयोग की, महिला आयोग की, मानव अधिकार आयोग की, अल्पसंख्यक आयोग की, अनुसूचित जाति प्रशासन आयोग की, इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। या राष्ट्रपति विदेश राजनायक, यानी जो हमारे विदेश में जो IFS ऑफिसर है उन सबों को भी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। राजदूतों की नियुक्ति, ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। ये तो रही नियुक्ति करने की शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग होता है और उसके पास में कई सारी शक्तियाँ होती हैं कि राष्ट्रपति क्या है, जब भी संसद का कोई सत्र ना लग रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, संसद ना चल रहा हो तो उस समय क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश जारी। और ये जो अध्यादेश है ये क्या होता है कि 6 महीने, कितने, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और आपको पता है संसद का कोई भी सत्र है वो 6 महीने से ज़्यादा ब्लैंक नहीं रह सकता। तो संसद का जब भी सत्र लगेगा उस जगह पर उस कानून को बना लिया जाता है। तो जितने भी कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर नहीं बन सकते। राष्ट्रपति लोकसभा का प्रथम सत्र का संबोधन करता है, यानी पहला सत्र जिस दिन भी शुरू होगा वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात है, यानी कोई भी कानून कभी भी हमें संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है अगर संसद की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर शामिल होते हैं, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति ही क्या करता है, बुलाता है। इसके बाद में राष्ट्रपति को संसद सत्र का आहूत या सत्रवासन या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा भंग करने की शक्ति भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। परंतु आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा भंग कर दी गई
और उस समय जो प्रधानमंत्री था उसको ही लोकसभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, तो कोई और प्रधानमंत्री नहीं चुना जा सकता। ये आप प्रधानमंत्री की शक्ति में पढ़ेंगे और समझेंगे भी अच्छी तरीके से। नए राज्यों के निर्माण में या राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन के संबंधित विधेयक में, धन विधेयक में, अनुच्छेद 110 में संचित निधि को व्यय करने में यानी खर्च करने में, है ना, इन सारे के सारे जो मामले हैं बिना राष्ट्रपति के अनुमति के या संसद में बिना प्रस्तुत हुए नहीं हो सकते। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करता है, एंग्लो इंडियंस यानी 2 सदस्यों को अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो वो क्या करता है, वो 2 एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, वो होते हैं जिनके माता पिता यूरोप या अमेरिका से संबंध रखते हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो 2 सदस्यों को, चाहे उन लोगों ने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। हम बात करें ऐसे क्षेत्रों में तो कई बार मनोनीत किया गया है, रेखा जी को मनोनीत किया गया है, अमिताभ बच्चन को मनोनीत किया गया है, क्योंकि उन्होंने देश का जो गौरव है वो ऊंचा उठाया है, अमिताभ बच्चन को किया गया है। अगली शक्ति अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की है वो न्यायिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है, न्यायिक शक्ति, जिसे हम क्षमादान की शक्ति भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सज़ा क्षमा करने, उस पर क्या करने के लिए, उसकी सज़ा को लंबे समय तक थोड़ा सा बढ़ाने में, यानी सज़ा जो दी गई है उसकी सुनवाई को आगे डेट बढ़ाने में, है ना। इसके अलावा मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उसे माफ़ करने की भी, माफ़ करने का मतलब है उसकी सज़ा मृत्युदंड से कम करने का उसे अधिकार है। समा यानी जो भी दंडी है या जो भी बंदी है उसके कारण, दोनों कारण उसको हटा सकता है, यानी जो भी व्यक्ति वो अपराधी है तो उसको उसके अपराध को हटा सकता है और दोषी को क्या कर सकता है, मुक्त करवा सकता है। देखो कितनी बड़ी पावर है। और परिलंबन की जो शक्ति है उसमें क्या है कि भाई वो क्या करता है, धन पर रोक लगाता है ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना कर सके, यानी किसी भी धन पर रोक लगाता है, जो मनी है उसका इन्फ्लेशन पे रोक लगाता है ताकि वो कहीं और भी उसका यूज़ ना किया जाए। परिहार में दंड के स्वरूप बिना किसी परिवर्तन किए उसकी अवधि खत्म कर दी जाती है। लघुकरण यानी जो भी दंड दिया है उसमें परिवर्तन करके कम कर दिया जाता है। राष्ट्रपति जो शासन प्रशासन द्वारा सज़ा को, कोर्ट मार्शल या सज़ा को माफ़ कर सकता है। कोर्ट मार्शल किसको दिया जाता है, तो सैनिकों को किया जाता है। सैनिकों की अलग न्यायालय होती है, तो सैनिकों को भी कोर्ट मार्शल जिसको किया गया है उसे माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, यानी कानून बनाने टाइम वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श यानी सलाह मांग सकता है। इसके बाद करेंगे हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति को याद रखना है आप लोगों को, तीनों सेनाएं आपके स्थल, जल, वायु, तीनों का सर्वोच्च सैनिक कमांडर होता है। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने और सैन्य बल का विस्तार करने के लिए पूरी शक्ति का अधिकार है कि वो ये आदेश दे सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति। विवेक का शक्ति का मतलब क्या है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, किंतु कई विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें वो अपने विवेक से काम लेना होता है। वो कौन कौन सी परिस्थिति है, जैसे लोकसभा में जब किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे समय में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुना जाए, इसके लिए राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है और उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए अपनी या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्योता देता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का काम लेता है। तीसरा, सत्तारूढ़ मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो उस समय भी राष्ट्रपति अपने विवेक का कार्य करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार यह है कि कोई भी युद्ध या बाहरी आक्रमण की अगर स्थिति हो जाती है, सशक्त विद्रोह होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जिससे पूरे देश में या पूरे भारत में सुरक्षा के लिहाजे से क्या होता है, खतरा लगता है, तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर 1 महीना के पश्चात संसद में अनुमोदन ना हो तो ये स्थिति जो होती है वो समाप्त हो जाएगी, यानी 1 महीने के भीतर ही संसद का सत्र लगेगा और उससे जुड़े हुए फिर आगे विधेयक बनेंगे कि जो आपातकाल है वो लागू रहे या ना रहे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अनुच्छेद 356 के अनुसार ये कहा गया कि कोई भी राज्य की जो सरकार है अगर वो संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर तत्कालीन राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और राष्ट्रपति शासन भी एक और तरीके से लगता है कि जिस भी राज्य का अगर राज्यपाल
अपनी एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को दे दे कि भैया यहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही, आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा लो, तो ऐसा लग सकता है, जो कि हमें SR बम्बैया के इसके अंदर पता चलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें अनुच्छेद 360 के अनुसार, जिसमें एक आगे आया है कि अगर देश में आर्थिक संकट आ जाए यानी वित्तीय संकट आ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियां भी हैं। तो राष्ट्रपति के पास में कितनी वीटो शक्तियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के पास में 3 वीटो शक्तियां होती है। सबसे पहला आप लोगों को जो वीटो शक्ति है उसके तहत क्या दिखना है, एब्सोल्यूट वीटो। ये क्या होती है एब्सोल्यूट वीटो में, इसमें राष्ट्रपति वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। यानी कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून है जिसे लागू किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है, कोई भी अनुमति नहीं देता या फिर कोई भी उसमें परमिशन नहीं देता, तो वो सुरक्षित हो जाता है, अपने पास रख सकता है। दूसरा होता है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद में पास हेतु पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि भैया इसमें कुछ कमियां हैं, इसको आप दोबारा से देखिए। इसके बाद में एक होता है जेबी, यानी जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। इसे कोई कानून बनने के लिए राष्ट्रपति पे सिग्नेचर करने के लिए गया, और राष्ट्रपति क्या करेगा, इस वीटो के शक्ति के तहत क्या करेगा, उस विधेयक को ना तो अनुमति देगा ना वापस लौटाएगा, अपने पास ही रख लेगा कई समय तक, लंबे समय तक। ध्यान रखना है, नोट कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 से संबंधित तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जो जेल सिंह थे, उनके द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था, और तभी भारत के सभी राष्ट्रपतियों द्वारा जेबी वीटो को ये प्रथम बारी प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहली बार यही वीटो का प्रयोग हुआ। इसके अलावा ये पूरी सूची है जो कि राष्ट्रपति बनने की है, कब से कब तक ये रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब तक रहे, 1962 तक। इसके बाद एस राधाकृष्णन जो है ये 62 से 67 तक, जाकिर हुसैन जो है 67 से 79 तक, क्योंकि इनकी तत्कालीन मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगले राष्ट्रपति वीवी गिरी बनते हैं जो कि 74 तक रहते हैं। इसके बाद में फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 के बाद से 77 तक, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो आगे 77 से लेकर 82 तक, और आगे चल के ज्ञानी जेल सिंह है वो 82 से लेकर 87 तक। इसके अलावा लास्ट आप लोगों के लिए स्लाइड बच गई है, आर वेंकटरमन, ये कब तक रहे, 87 से 92 तक। फिर शंकर दयाल शर्मा जी कब तक रहे, 92 से 97 तक। KR नारायण कब तक रहे, 97 से 2000 तक। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक, और रामनाथ कोविंद जो है 2017 से अब तक। ये अभी भी हैं, और आगे देखिए अब 2022 के अंदर इनका इलेक्शन फिर से होगा राष्ट्रपति पद का। और 2022 जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं हुआ है राष्ट्रपति पद का चुनाव, लेकिन जब अब होता है तो वो कौन राष्ट्रपति बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलेगा, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।